हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एमपी पुलिस, एमपी एसआई और एमपी पीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम एमपी जीके की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में कृषि को स्टार्ट करने से पहले हम इसे 6 भागों में विभाजित कर लेते हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश की मृदा, फसल के प्रकार, प्रमुख फसल, बागवानी, सिंचाई साधन और अन्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मृदा की बात करें तो मध्य प्रदेश में काली मृदा, लाल पीली मृदा, मिश्रित मृदा, लेटेराइट मृदा और जलोढ़ मृदा पाई जाती है। प्रमुख फसल की बात करें तो बेसिकली 3 प्रकार की फसल होती है, जो कि खरीफ, रबी और जायद होती है। और फिर अन्य प्रकार की फसलों के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद प्रमुख फसल की बात करें तो गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन और कपास मध्य प्रदेश में प्रमुख फसल है। और बागवानी की बात करें तो फल, सब्जियां और मसाले के बारे में जानेंगे हम। उसके बाद सिंचाई साधन की बात करें तो कुएं, नहरें, तालाब और अन्य स्रोतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और अन्य में हम अनुसंधान केंद्र के बारे में जानेंगे, AEZ के बारे में जानेंगे और प्रमुख फसलों की किस्मों के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम फसलों का वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। तो फसलों का वर्गीकरण इन्हें 2 प्रकारों में प्रमुख रूप से बांटा गया है, जिसमें रबी की फसल और खरीफ की फसल होती है। रबी की फसल और खरीफ की फसल क्या होती है, मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कि खरीफ की फसल होती है जो बरसात के मौसम में बोई जाती है, और रबी की फसल जो होती है जो बरसात के बाद, यानी कि बरसात की फसल जब कट जाती है तो उसके बाद जो बोई जाती है उसे रबी की फसल कहते हैं। जो किसान फैमिली से होगा उनको पता होगा कि खरीफ की फसल और रबी की फसल में क्या क्या अंतर है। जैसे कि खरीफ की फसल है, जिसमें खाद्यान्न की बात करें तो कौन कौन से खाद्यान्न है। खाद्यान्न यानी कि खाने वाले, जिसको हम खाते हैं, उसमें कौन कौन सी फसलें होती है तो चावल, ज्वार, मक्का और बाजरा है। और उसके बाद तिलहन, यानी कि जिससे हम तेल प्राप्त करते हैं। तो तिलहन यानी कि तेल किससे प्राप्त करते हैं, कपास हो गया, तिल हो गया और मूंगफली हो गया। दलहन यानी कि दालों से रिलेटेड, यानी कि जो दाल कौन कौन सी होती है वो दलहन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें उड़द हो गया, अरहर यानी कि तुअर दाल हो गई, मूंग हो गया। उसके बाद अन्य की बात करें तो जूट और तंबाकू है, यानी कि जूट और तंबाकू अन्य के अंतर्गत, खरीफ की फसल के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद रबी की फसल बात करें तो रबी की फसल में खाद्यान्न की बात करें तो गेहूं और जौ खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आएंगे। और तिलहन की बात करें तो सरसों, सूरजमुखी और अलसी रबी की फसल के अंतर्गत, तिलहन के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद दलहन की बात करें यानी कि दाल की, तो चना, मसूर और मटर दलहन के अंतर्गत आएंगे। और अन्य की बात करें तो अदरक, अफीम, लहसुन और धनिया अन्य के अंतर्गत रबी की फसल में शामिल है। तो आइए फ्रेंड्स, हम अब आगे जानते हैं। सबसे पहले हम फसल, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल के बारे में जानेंगे। तो खरीफ की फसल के बारे में जानते हैं। तो खरीफ की फसल एक मानसूनी प्रकार की फसल है, जिसकी बुवाई जून और जुलाई में होती है और कटाई सितंबर और अक्टूबर में हो जाती है। जैसे कि मक्का हो गया, धान हो गया, कपास हो गया और सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया, तिल, ये खरीफ की फसल होती है। मैंने बता दिया कि मानसूनी फसल है, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। उसके बाद रबी की बात करें तो शीतकालीन, यानी कि ठंडी के समय पर बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर के समय बुआई होती है और फरवरी मार्च के समय में इसकी कटाई होती है, जैसे कि गेहूं, सरसों, मटर और चना है। उसके बाद जायद फसल यानी कि ग्रीष्मकालीन, यानी कि गर्मी के दिनों में जो बोई जाती है, यानी कि ग्रीष्मकालीन फसल है, मार्च अप्रैल के समय में बोई जाती है और मई जून के समय काटी जाती है, जिसमें तरबूज हो गया, कद्दू हो गया और मूंग हो गया। आइए अब हम जानते हैं नेक्स्ट। भारत में मध्य प्रदेश का फसल उत्पादन में स्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। तो प्रथम स्थान किस किस में है और द्वितीय स्थान किस किस फसल में है और तृतीय स्थान किस किस फसल में है। तो प्रथम स्थान में चना के उत्पादन में और कुल दलहन के उत्पादन में और सोयाबीन और मसाले, यानी कि चना, दलहन, सोयाबीन और मसाले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। उसके बाद द्वितीय स्थान, यानी कि सेकंड प्लेस किस किस फसल में रखता है, तो गेहूं हो गया, कुल खाद्यान्न हो गया और कुल तिलहन में सेकंड प्लेस पर है। उसके बाद तृतीय स्थान, यानी कि थर्ड प्लेस किस में है, कुल मोटा अनाज हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया और सरसों के उत्पादन में थर्ड प्लेस पर है मध्य प्रदेश। 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। उसके बाद हम अन्य फसलों के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो रेशेदार फसल, यानी कि फाइबर्स क्रॉप्स, तो जिससे रेशे प्राप्त होते हैं, यानी कि रेशेदार फसल, जैसे कि जूट, कपास, पटसन व सनई रेशेदार फसल है।
उसके बाद उद्दीपन फसलें। उद्दीपन फसलें यानी कि जिससे हमें क्या होता है कि स्टिमुलेट यानी कि स्टिमुलेंट क्रॉप्स यानी कि जिससे हमें नशा प्राप्त होता है, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, तंबाकू हो गया, चाय हो गया, गांजा हो गया, अफीम हो गया और भांग। ये क्या है? उद्दीपन फसलें है। जिससे चारा फसलें यानी कि जिससे हमें पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है, घास प्राप्त होता है, उसे फोडर क्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि नेपियर, लेविया, ज्वार, रिजका, बरसीम और ल्यूसर्न है। उसके बाद जड़े फसलें यानी कि रूट क्रॉप्स, जिससे जड़ों से हमें प्राप्त होता है, जैसे कि गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद है। तना फसलें यानी कि स्टेम क्रॉप्स कौन कौन सी है? आलू, अदरक, लहसुन, प्याज और हल्दी है। तिलहन फसलें यानी कि जिससे तेल प्राप्त होता है, जैसे कि मूंगफली, अलसी, राई, कुसुम, सरसों और सूरजमुखी है। दलहनी फसलें जिससे दाल प्राप्त होती है, जैसे कि मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना और बरबट यानी कि बरबटी। नगद फसलें यानी कि जिससे हमें ऐसी फसल, नगद फसल किसे कहते हैं कि ऐसी फसल जिसको हम बेच के नगद पैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे नगद फसल कहते हैं, जैसे कि गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, चाय, कॉफ़ी और कपास, जो कि नगद फसल के उदाहरण है। खाद्यान्न फसलें जिसको हम खाते हैं, फूड ग्रेन क्रॉप्स, जैसे कि गेहूँ, चावल और मक्का, ये कौन सी है? खाद्यान्न फसलें के उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि फसल को सियारी भी कहा जाता है, तो याद रखना है कि फसल को सियारी भी कहा जाता है। एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फसल को सियारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख फसलों का वर्णन। तो गेहूं की बात करते हैं। सबसे पहले हम गेहूं की बात करते हैं। तो गेहूं का कुल कौन सा है? कौन सी प्रजाति का गेहूं है? ग्रेमिनेसी कुल का है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम है, यानी कि वनस्पतिक नाम कौन सा है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। किस प्रकार की जलवायु में गेहूं का उत्पादन होता है? तो समशीतोष्ण जलवायु पर होता है। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी कि औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम की इसको आवश्यकता होती है। और गेहूं की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? सरबती, राज, लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी और मैक्रोनी गेहूं इसकी प्रमुख किस्म है। और ट्रिटिकल गेहूं राई और गेहूं के संकर से वैज्ञानिक द्वारा निर्माण किया गया है, यानी कि ट्रिटिकल गेहूं राई और गेहूं के संकर से वैज्ञानिक द्वारा निर्माण किया गया है। इसमें रोग कौन कौन से होते हैं? तो टुंडू रोग होता है और किट्टू रोग गेहूं पर होता है। अग्रणी उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? धार और उज्जैन है। धार और उज्जैन गेहूं के उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। आइए अब हम जानते हैं नेक्स्ट फसल। तो नेक्स्ट फसल है चावल। चावल ग्रेमिनेसी कुल का है। किस कुल का है? ग्रेमिनेसी कुल का है, और गेहूं भी ग्रेमिनेसी कुल का है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। क्या है? ओराइजा सेटाइवा। और इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु की इसकी आवश्यकता होती है। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक, यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक की इसकी आवश्यकता होती है। और ये कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। उसके बाद किसमें? तो चिन्नौर, रंजीत, सबवन, अमन, गोल्डन राइस विटामिन ए का स्रोत है, यानी कि जो गोल्डन राइस है जो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। हंसा, शुष्क सम्राट और काली मूंछ यहाँ की किस्में हैं प्रमुख। इस रोग की बात करें तो अंगमारी यानी कि ब्लाइट है, अंगमारी और खैरा रोग होते हैं इस पे। अग्रणी उत्पादक जिले तो रीवा चावल के उत्पादन में अग्रणी उत्पादक जिला है। आइए अब हम नेक्स्ट फसल के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट फसल है मक्का। तो मक्का भी ग्रेमिनेसी कुल का है, जिसका वैज्ञानिक नाम जिया मैज है। क्या है? जिया मैज है। और छिंदवाड़ा को सिटी ऑफ कॉर्न भी कहा जाता है। याद रखना है कि छिंदवाड़ा को सिटी ऑफ कॉर्न भी कहा जाता है। और किस कुल का है? जिया मैज, यानी कि मैज, जिया मैज। किस्म कौन सी है? पिंटल और डेंट है। कौन सी है? पिंटल और डेंट मक्के की किस्म है। सरताज, गंगा 11 और डेक्कन इसकी अन्य किस्में हैं। इसमें रोग कौन सा होता है? वाइट बर्ट होता है। वाइट बर्ट यानी कि इसमें वाइट बर्ट में क्या होता है कि मक्का सफ़ेद हो जाता है और खराब होने लगता है। अग्रणी उत्पादक जिले की बात करें तो छिंदवाड़ा मक्के के उत्पादन में अग्रणी जिला है। इसके बाद बात करते हैं हम कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी के उत्पादन में प्रमुख जिला कौन सा है? बैतूल जिला है। किस कुल का है ये? रूबिएसी कुल का है। किस कुल का है? रूबिएसी कुल का है। रूबिएसी कुल का है। किसमें कौन कौन सी? अरेबिका। सबसे सर्वोच्च क्वालिटी का कौन सा है? अरेबिका है। रोबस्टा भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है रोबस्टा कुल का, लाइबेरिया। अग्रणी उत्पादक जिले की बात करें तो बैतूल है इसके उत्पादन में। विशेष बात यह है कि 1944 में बैतूल के कुकड़ू हिल्स में, कहाँ पर? कुकड़ू हिल्स पर ब्रिटिश नागरिक सेंट विल्फोर्ड एवं फ्लोरेंस हेंड्रिक्स ने 44 हेक्टेयर में कॉफ़ी के बागान लगाए थे।
कितने हेक्टेयर पर? 44 हेक्टेयर पर कॉफ़ी के बागान लगाए थे। याद रखना, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1944 में बैतूल के कुकुड़ू हिल्स पर ब्रिटिश नागरिक सेंट विल्फोर्ड और फ्लोरेंस हेंड्रिक्स ने 44 हेक्टेयर पर कॉफ़ी के बागान लगाए थे। और कॉफ़ी किस प्रकार की मृदा पर होती है? लेटराइट मृदा पर होती है। आइए अब हम जानते हैं नेक्स्ट फसल, सोयाबीन। तो सोयाबीन किस कुल का है? लेग्यूमिनेसी कुल का है। किसका है? लेग्यूमिनेसी कुल का है, जिसका वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम। किस्में की बात करें तो इसमें प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? अहिल्या है, अलंकार है, PS 1024 है, समृद्धि है और प्रतिकार है। तो किस्में कौन कौन सी है? अहिल्या, अलंकार, PS 1024, समृद्धि, प्रतिकार इसकी प्रमुख किस्में हैं। अग्रणी उत्पादक जिले की बात करें तो उज्जैन और धार इसके अग्रणी उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट फसल के बारे में हम जानते हैं, कपास। किस कुल की है? मालवेसी कुल की है। किस्में कौन कौन सी है? शामली, सुविन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी इसकी प्रमुख किस्में हैं। अग्रणी उत्पादक जिले की बात करें तो खरगोन, खंडवा इसके अग्रणी उत्पादक जिले हैं कपास के लिए। कपास किस प्रकार की मृदा में होती है? तो काली मृदा में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। विशेष बात करें तो खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर सुनहरे जिले के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जिन जिलों पर कपास का उत्पादन होता है उन्हें सुनहरे जिले कहा जाता है। तो सुनहरे जिले में कौन कौन से जिले आते हैं? खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी सुनहरे जिले में आते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट फसल के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट फसल है तंबाकू। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना। क्योंकि निकोटियाना यानी कि तंबाकू से हमें निकोटिन प्राप्त होता है, तो इसका नाम क्या है? निकोटियाना है। जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। किस्में की बात करें तो निकोटियाना रेटिस्का, निकोटियाना टोबेकम। तो ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप उसको एलिमिनेट कर जाओगे कि निकोटियाना रेटिस्का और निकोटियाना टोबेकम, यानी कि निकोटीन यहाँ पे आ रहा है तो आप इसको ऑप्शन से क्लिक कर जाओगे कि ये तंबाकू की प्रजाति किस्में हैं। अग्रणी उत्पादक जिले की बात करें तो रीवा और तंबाकू इसके अग्रणी उत्पादक जिले हैं। आइए अब हम जानते हैं नेक्स्ट फसल के बारे में। तो नेक्स्ट फसल है गन्ना। नेक्स्ट फसल है गन्ना। किस कुल का है? पोएसी कुल का है। किसका है? पोएसी कुल का है गन्ना, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सेक्रम ऑफिसिनेरम। क्या है? सेक्रम ऑफिसिनेरम। जलवायु उष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है। किस्में की बात करें तो बाहुबली और श्रीमुख यहाँ की प्रमुख किस्में हैं। अग्रणी उत्पादक जिले कौन सा है? नरसिंहपुर है। तो नरसिंहपुर में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। अब नेक्स्ट फसल हम देखते हैं मूंगफली। तो मूंगफली लेग्यूमिनेसी कुल का है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एराकिस हाइपोजिया है। क्या है? एराकिस हाइपोजिया है। जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। किस्में की बात करें तो कौशल, चंद्रा, चित्रा और विक्रम यहाँ की प्रमुख किस्में हैं। अग्रणी उत्पादक जिले की बात करें तो शिवपुरी यहाँ का अग्रणी उत्पादक जिला है। नेक्स्ट फसल है सरसों। तो सरसों किस कुल का है? ब्रेसा केसी कुल का है। किसका है? ब्रेसा केसी कुल का है। वनस्पति का नाम क्या है? ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है। क्या है? ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है। जलवायु समशीतोष्ण है। किसमें? पूसा बोल्ड है। किसमें कौन सी? पूसा बोल्ड सरसों की प्रजाति है। अग्रणी उत्पादक जिले में मुरैना और ग्वालियर है सरसों के उत्पादन में। नेक्स्ट है अफीम। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम है। अग्रणी उत्पादक जिले मंदसौर और नीमच है। अग्रणी उत्पादक जिले मंदसौर और नीमच है। दलहन किस कुल का है? लेग्यूमिनेसी कुल का है। दलहन किस कुल का है? लेग्यूमिनेसी कुल का है। अग्रणी उत्पादक जिले छतरपुर और सागर है। अग्रणी उत्पादक जिले छतरपुर और सागर है। आइए अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश में बागवानी। तो मध्य प्रदेश में बागवानी में सबसे पहले हम फल के बारे में जानेंगे। तो फल में आम, आंवला, अंगूर, पपीता, केला और अमरूद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आम के बारे में जानते हैं। तो आम के उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? जबलपुर और रीवा है। कौन कौन से हैं? जबलपुर और रीवा है। तो विशेष बात यह है कि नूरजहाँ मध्य प्रदेश के कट्टीवाड़ा, जो कि अलीराजपुर जिले में आता है, और सुंदरजा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाई जाने वाली आम की प्रजातियां है। तो याद रखना है कि नूरजहाँ जो कि कट्टीवाड़ा अलीराजपुर पर, और सुंदरजा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाई जाने वाली आम की प्रजातियां है। काफ़ी फेमस है नूरजहाँ और सुंदरजा आम की प्रजातियां। नेक्स्ट है आंवला। आंवला जो कि पन्ना है, शीर्ष उत्पादक जिला कौन सा है? पन्ना में उत्पादन होता है आंवला का सर्वाधिक। और आंवला का डॉक्टर प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्टर प्लांट कहा जाता है आंवला को। मध्य प्रदेश का आंवला जिला पन्ना को कहा जाता है। यानी कि आंवला जिला किसे कहा जाता है? पन्ना को कहा जाता है। आंवला की प्रमुख किस्में
कौन सी है? कंचन और कृष्णा है। क्या है? कंचन और कृष्णा आंवला की प्रमुख किस्म है। अंगूर की बात करें तो अंगूर उत्पादक जिला रतलाम है। अंगूर नगरी रतलाम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगूर नगरी रतलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट है पपीता। पपीता के उत्पादन में धार और रतलाम है। नेक्स्ट है केला। तो केला के उत्पादन में बुरहानपुर जिला सर्वाधिक है, यानी कि शीर्ष है। और मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र सुखपुरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है। यानी कि मध्य प्रदेश केला अनुसंधान कहाँ पर प्रस्तावित है? सुखपुरी, जो कि बुरहानपुर पर आता है। नेक्स्ट है अमरूद। तो अमरूद के उत्पादन में रीवा जिला है। तो ललित अमरूद की प्रसूत किस्में हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ललित किस फल की प्रसिद्ध किस्में हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमरूद, यानी कि ललित अमरूद की प्रसिद्ध किस्में हैं। आइए अब हम जानते हैं नेक्स्ट मध्य प्रदेश के सब्जी व मसाले उत्पादक जिले। मध्य प्रदेश के सब्जी व फल उत्पादक जिले। तो सबसे पहले हम सब्जी के बारे में जानेंगे। तो सब्जी आलू के उत्पादन में इंदौर है, प्याज के उत्पादन में खंडवा है, लहसुन के उत्पादन में मंदसौर, जो कि मंदसौर में लहसुन पार्क प्रस्तावित है। धनिया के उत्पादन में गुना है और धनिया पार्क प्रस्तावित है गुना पर। टमाटर के उत्पादन पे जबलपुर है, मटर के उत्पादन पर जबलपुर है और अदरक के उत्पादन में छिंदवाड़ा प्रथम स्थान पर है। अब हम मसाले की बात करें तो मिर्च के उत्पादन में खंडवा, खरगोन और बेड़िया मिर्च की मंडी कहाँ पर है? खरगोन पर है। बहुत फेमस है कि बेड़िया मिर्च की मंडी कहाँ पर है? तो खरगोन पर है। और हल्दी के उत्पादन में बुरहानपुर जिला शीर्ष पर है। धनिया के उत्पादन में गुना जिले और धनिया पार्क कहाँ पर है? गुना में प्रस्तावित है। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? रतलाम है। रतलाम को अंगूर नगरी भी कहा जाता है। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है, यानी कि सब्जियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन छिंदवाड़ा में होता है। सर्वाधिक मसाला उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बुरहानपुर है। तो सर्वाधिक मसाला कहाँ पर होता है? बुरहानपुर पे होता है। आइए अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश में झूम कृषि। तो एक मध्य प्रदेश में झूम कृषि क्या होता है कि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर और उन्हें जलाकर उनकी राख में कृषि की जाती है। यानी कि पहले क्या होता है कि पहले के समय में होता था कि जंगलों में जाकर वृक्षों और वनस्पतियों को काटा जाता था और उनको जला दिया जाता था और जो राख बचती थी तो उन पर कृषि की जाती थी। और चिमाटा भील जनजाति की व दाहिया वेबर यानी कि बेगा जनजाति की झूम कृषि है। पूछा जाता है कि दाहिया और चिमाता क्या है? तो ये क्या है? झूम कृषि का प्रकार है। और ये जनजाति भी करती है, बेगा जनजाति करती है और भील जनजाति करती है चिमाता। वर्तमान में यह कृषि प्रतिबंधित है, यानी कि अब पूर्णतः लगभग समाप्त हो चुकी है ये झूम कृषि। आइए अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोत। मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोत। तो सिंचाई के स्रोत दो प्रकार से है। एक तो भूमिगत जल स्रोत है और एक धरातली जल स्रोत है। तो भूमिगत जल स्रोत में कुआं है और नलकूप है और धरातली जल स्रोत में तालाब और नहर है। तालाब भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक तालाब और एक कृत्रिम तालाब। यानी कि प्राकृतिक तालाब यानी कि जिसका निर्माण प्रकृति से हुआ है और कृत्रिम तालाब यानी कि जिसका निर्माण मानव द्वारा किया गया है। और नहर नहर जो कि दो प्रकार की नहर होती है, एक नियतवाही नहर यानी कि जो परमानेंट प्रवाहित होती है, उसे नियतवाही नहर कहते हैं। और एक अनियतवाही नहर होती है, यानी कि जो परमानेंट यानी कि हमेशा प्रवाहित नहीं होती है, उसे अनियतवाही नहर कहा जाता है। आइए अब हम समाचार पन्नों से यानी कि न्यूज़ से हमें क्या प्राप्त हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। तो सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार परियोजना वृहद रूप में कितनी है? 25 है। 25 पूर्ण हो चुकी है वृहद। और निर्माणाधीन कितनी बची है? 42 बची है। मध्यम परियोजना की बात करें तो 113 पूर्ण हो चुकी है और 61 निर्माणाधीन है, यानी कि कार्य चल रहा है उन पर। लघु परियोजना की बात करें तो 5692 लघु है जो कि पूर्ण हो चुकी है और निर्माणाधीन 381 योजनाएं बची हुई है। आइए अब हम जानते हैं कि कुएं व नलकूप सिंचाई से किस प्रकार मध्य प्रदेश की सिंचाई होती है। तो प्रदेश की कुल सिंचित भूमि के 67.3% भाग की सिंचाई कुएं व नलकूपों से होती है, यानी कि बहुत बड़ा भाग है जिसकी सिंचाई किससे होती है? कुएं व नलकूप से होती है। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में सिंचाई के सर्व प्रमुख साधन है, यानी कि कुएं व नलकूप मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। कुएं व नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? मालवा क्षेत्र में होती है। किस क्षेत्र में होती है? मालवा क्षेत्र में होती है कुएं व नलकूप से सिंचाई, याद रखना है। इंदौर और उज्जैन जिले में शुद्ध सिंचित भूमि का
84.5% और 79.9% ट्यूबवेल से सींचा जाता है। यानी कि इंदौर और उज्जैन जिले में शुद्ध सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत? इंदौर में 84.5% और उज्जैन में 79.9% ट्यूबवेल से सींचा जाता है। राज्यों में ट्यूबवेल की सर्वाधिक संख्या उज्जैन जिले में है, जबकि इंदौर जिले का दूसरा स्थान है। यानी सर्वाधिक ट्यूबवेल उज्जैन है और उज्जैन के बाद इंदौर में है। घनत्व की दृष्टि से बात करें, यानी कि डेंसिटी की दृष्टि से बात करें, तो इंदौर जिले में प्रति वर्ग 23.8 ट्यूबवेल पाए जाते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्र पर 23.8 ट्यूबवेल पाए जाते हैं। कुएं से सर्वाधिक सिंचाई मंदसौर जिले में होती है। यानी कि कुएं से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो मंदसौर जिले में होती है। आइए अब हम जानते हैं नेक्स्ट, तालाब से सिंचाई। तो तालाब से सिंचाई के में दो प्रकार से होती है, एक तो प्राकृतिक और कृत्रिम। तो मध्य प्रदेश में दोनों प्रकार से सिंचाई होती है, प्राकृतिक से भी और कृत्रिम से भी होती है। तो मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि के लगभग 2.7% भाग सिंचाई तालाबों के द्वारा होती है। यानी कि 2.7 भाग और तालाब से सिंचाई सींचा जाता है। तालाब द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? धार जिला है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई तालाब से किस में होती है? धार जिले में होती है। और तालाबों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक सिंचाई कौन सा होती है? बालाघाट जिला में होती है। यानी कि धार और धार के बाद बालाघाट जिला। और परसेंटेज की दृष्टि से बात करें तो झाबुआ जिला में सर्वाधिक सिंचाई तालाब से होती है और दूसरी बालाघाट जिले में। यानी कि बालाघाट की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दूसरा सर्वाधिक जिला तालाब से सिंचाई करता है और परसेंटेज की दृष्टि से बात करें तो भी दूसरा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला है तालाब से। अब हम जानते हैं नहरों से सिंचाई। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन नहर को माना जाता है, जिसके द्वारा 17.6% भूभाग सिंचाई होती है। यानी कि दूसरा प्रमुख साधन कौन सा है? नहर है। नहरों द्वारा क्षेत्रफल और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? दतिया जिले पर होती है। यानी कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? दतिया जिले पर होती है। और नहरों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक जिला कहाँ पर होती है? नर्मदापुरम में होती है। यानी कि दतिया और दतिया के बाद नर्मदापुरम जिले पर। और नहरों को दो भागों में बांटा गया है। मैंने जैसे पहले ही बताया था आपको कि नित्यवाही नहरें जो कि वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों से निकाली जाती है एवं सदैव जल से भरी रहती है। यानी कि नित्यवाही नहरें यानी कि जो साल भर प्रवाहित होती रहती है नहर। अनित्यवाही नहरें यानी कि इसमें वर्ष भर पानी नहीं रहता है क्योंकि पानी की कमी होती है, तो वे मात्र नदियाँ आने वाली बाढ़ों के समय सिंचाई के काम आती है। यानी कि जब नदियों में बाढ़ आता है तो उसी टाइम पर ये नहरें चालू होती है, इसलिए इसे अनित्यवाही नहरें कहा जाता है। अन्य स्रोतों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? विदिशा जिला है। और अन्य स्रोतों द्वारा प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई जिला कौन सा है? पन्ना जिला है। आइए अब हम जानते हैं एरा प्रथा के बारे में कि एरा प्रथा क्या है। तो फसल कटाई के तुरंत बाद मवेशियों को बिना चरवाहे के छोड़ना एरा प्रथा कहलाता है और इसे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि जैसे ही किसान जब अपनी फसल काट लेता है तो जो जानवर रहते हैं उसको बिना चरवाहे यानी कि बिना उस किसी व्यक्ति के साथ छोड़ना उसे एरा प्रथा कहा जाता है। तो याद रखना है कि एरा प्रथा क्या होती है। अब हम जानते हैं चार्ट के द्वारा मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन में सबसे पहले तालाब द्वारा। तो तालाब द्वारा आप देख सकते हो कि पहले तो सर्कल बना दिया गया है और सर्कल में सबसे ज़्यादा किस किस भाग से होती है? रेड कलर में है। तो रेड कलर पर 67.3% कुएं और नलकूपों द्वारा होती है। उसके बाद ब्लैक में इधर साइड कि ब्लैक में ये ट्राइंगल शेप का दिख रहा होगा आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ब्लैक कलर के नहरों द्वारा 17.6% यानी कि 17.6% नहरों द्वारा होती है। उसके बाद पिंक कलर का जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो तालाबों द्वारा 2.7% होता है तालाबों द्वारा। और अन्य स्रोतों द्वारा कितनी होती है? 12.4% अन्य स्रोतों द्वारा सिंचाई होती है। आइए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई योजना। तो मध्य प्रदेश में राज्य योजना एवं नीति आयोग ने सिंचाई संबंधी योजनाओं को सामान्यतः 3 भागों में बांटा है। पहली वृहद सिंचाई योजना और मध्यम सिंचाई योजना और लघु सिंचाई योजना। तो वृहद सिंचाई योजना के तहत 10,000 हेक्टेयर से या उससे अधिक कृषि सिंचित भूमि के लिए सिंचाई योजना बनाई गई है। यानी कि 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक के लिए। इसमें सामान्यतः बड़ी नहरों तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है मध्यम सिंचाई योजना। तो मध्यम सिंचाई योजना जिसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच की सिंचित भूमि आती है। यानी कि 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत आती है। और इसमें छोटी नहरों को रखा गया है, यानी कि छोटी नहरों को रखा गया मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत।
नेक्स्ट है लघु सिंचाई योजना। तो इसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र को शामिल किया गया है, यानी कि 2000 हेक्टेयर से कम की भूमि रहे तो उसको शामिल किया गया है। और इसमें कुओं, निजी व सरकारी नलकूपों, तालाबों, ड्रिप सिंचाई आदि को शामिल किया गया है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और इसके आगे का हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट पर कंप्लीट करेंगे। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।